नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। ये मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। और आज का अपना टॉपिक होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ठीक, जो कि हमारा हुआ था 1942 में। कह सकते हैं कि जो मास मूवमेंट था उसमें ये हमारा बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट लास्ट का मूवमेंट था, बिकॉज इन 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गया था। सो उससे पहले जो गांधीयन मूवमेंट था मास स्केल का, नेशनल लेवल का, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक। अच्छा देखो, ये जो लिखा है ना मोस्ट अनगांधीयन मूवमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा गैर गांधीवादी आंदोलन इसको कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका आगे जिक्र करेंगे, बट ये भी अपने में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। क्वेश्चन लिख के दे देंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसमें एक पूछ सकते हैं ये क्या ये सबसे ज़्यादा अनगांधीयन मूवमेंट था, या गांधी जी की जो जनरल आइडियोलॉजी थी अहिंसा की, नॉन वायलेंस की, उससे परे था क्या ये? तो जी हाँ, ये महात्मा गांधी की जो अहिंसा की जनरल फिलॉसफी थी उससे तो काफ़ी हटके था। इस ट्रैक पे तो ये नहीं था बिल्कुल भी, ठीक। वो देखेंगे आगे कैसे था और क्यों था, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवमेंट इस समय स्टार्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी। 1942 में आपको पता होगा कि 1939 से लेकर 44 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, ठीक है। एक साइड थी अलाइड पावर्स, एक साइड थी एक्सेस पावर्स, ठीक है। एक्सेस में आपको पता है कि मेनली नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली था, और अलाइड में आपको पता होगा कि एक साइड उसमें यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस, ठीक। तो इनके बीच में चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2। तो इसी बीच में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को ज़रूरत लगी कि इंडियन की जो लीडरशिप है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और इंडियन की जो नेशनलिस्ट लीडरशिप है डिफरेंट पार्टीज़ की, डिफरेंट ग्रुप्स की, उनकी सपोर्ट चाहिए होगी हमको एलाइड पावर्स को ज़्यादा बल देने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी इंडियंस का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो सेम बेसिस पे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन हुए बिना ब्रिटिशर्स नहीं जीत सकते थे। और एलाइड के अंदर ब्रिटिशर्स एक बड़ी पावर थे, ठीक, उस समय तक। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गया है उसके बाद दो सुपर पावर एमर्ज हुई हैं, जब स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर हम डिस्कस करेंगे किसी नई वीडियो में, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वो भी। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, उससे पहले आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1940 में ये मिशन आता है। इसमें ये लोग गारंटी देते हैं कि हम आपको दे देंगे डोमिनियन स्टेटस, ठीक। फुल इंडिपेंडेंस तो नहीं देंगे बट डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो इस बात को लेकर डेडलॉक हो जाता है, क्योंकि इंडियंस की डिमांड थी अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो भाई सिंपल सी बात है, आप हमको दीजिए फुल इंडिपेंडेंस। जब तक आप हमको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे, फुल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तब तक हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो होता ये कि फेल हो जाता है क्रिप्स मिशन कंप्लीटली, ठीक है। ये 4 से 5 मिशन थे, जैसे अगस्त ऑफर था, क्रिप्स मिशन था, बेबल प्लान था, कैबिनेट मिशन था। इनके बारे में सेपरेट वीडियो में प्रॉपर टाइमलाइन के साथ क्या क्या उनका कंटेंट है उसके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियो में। बट इस वीडियो में आप ये देखिए कि क्रिप्स मिशन आता है, उसका फेलियर बनता है, तो वन ऑफ द रीजंस होता है वो कि ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो क्रिप्स मिशन वॉज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। दूसरी बात वही आती है, युद्ध चलता है तो हर चीज़ के प्राइस, हर चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। जो बेसिक कमोडिटीज़ लाइक राइस, सॉल्ट, मैन पावर, क्योंकि हमारी डाइवर्ट हो रही थी उस समय, बहुत ज़्यादा इंसान यहाँ से लेके जाए जा रहे थे ब्रिटिश आर्मी में। तो वो सब चीज़ों के चलते क्या रहता है कि जनरल मासेस को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक। फिर एक चीज़ देखने को मिली हमें कि ब्रिटिशर्स ने इवैक्यूएट किया साउथ ईस्ट एशिया से। होता क्या, जो साउथ ईस्ट एशिया कौन सा वाला एरिया था, जैसे इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है। तो क्या हुआ, जब जापान ने उस साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को इन्वेट किया, तो जब ब्रिटिशर्स वहाँ से हारे, आपको पता होना चाहिए कि 1940s में जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं हो गया, तब तक ये कंप्लीट एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाई दी जैपनीज़। और जैपनीज़ ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन किया था सभी लोगों का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का जापान बहुत डिफरेंट था आज के जापान से, बहुत डिफरेंट कल्चर था, बहुत डिफरेंट उनके आइडियाज़ थे, ठीक। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से भागे जापान से हार के, तो इंडियंस ने ये देखा कि यार इन्होंने तो अपने जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे उनके, मतलब वहाँ के सिटीजन्स जो थे, नागरिक वहाँ के रहने वाले, उनकी कोई सपोर्ट नहीं करी। बिना सपोर्ट के उनको उनके हाल पे छोड़ के वहाँ से भाग लिया अपने लिए। और यहाँ तक कि खुद के भागने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो वहाँ के यूरोपियंस लोग थे उनके लिए सेपरेट पाथ एक तरह से डिसाइड करके रखे थे कि आपके लिए डिफरेंट पाथ होगा फॉर द ब्रिटिशर्स एंड डिफरेंट पाथ होगा फॉर दी जो वहाँ के नेटिव पीपल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। और बाकी एक बड़ी वजह थी यहाँ पे इस समय मूवमेंट लॉन्च करने की कि जापानीज़ इन्वेजन होने के बहुत बड़े चांसेस थे, बिकॉज जब आप आ चुके हो म्यांमार तक, तो आप आ जाओगे इंडिया में भी और साउथ ईस्ट एशिया के बाद, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ब्रिटिशर्स कुछ बड़ा स्टेप लें, या तो हमें पावर ट्रांसफ़र करें या फिर हमारे साथ मिलकर जापानीज़ को रिपेल करें। बट ब्रिटिशर्स किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे फुल इंडिपेंडेंस को लेके। तो यहाँ पे मूवमेंट लॉन्च करा ही इसलिए गया था कि प्रेशराइज किया जा सके इस मूवमेंट पे ब्रिटिशर्स को कि वो डिमांड को एक्सेप्ट कर लें, ठीक। तो ये तो कुछ जनरल रीजंस हो गए जो याद रखना जरूरी है। फिर आता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। बस इतना ध्यान रखो कि किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसको सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये 1942 में वर्धा में आया था, ठीक है। तो वर्धा का सेशन था 1942 का, और बस ये दो नाम याद रखेंगे, खत्म बात। अब ध्यान रखो, देखो यहाँ पे कहते हैं कि दिस मूवमेंट वॉज द मोस्ट वायलेंट नेशनल मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी जी। और गांधी जी के जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे बताते हैं क्यों ये सबसे अनगांधीयन मूवमेंट था, जो हमारा मेन टाइटल है वीडियो का। और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है पीछे यूपीएससी में भी कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट वायलेंट था इन नेचर। तो जी हाँ, वायलेंट था नेचर, क्योंकि महात्मा गांधी ने खुद ही कहा था कि मंत्र है डू और डाई, मतलब करो या मरो। सिंपल सी बात सुनी भी होगी, करो या मरो वाली बात थी। और जब इतना ज़्यादा एक
मंत्रा जो मतलब पूरा आइडिया ऐसा हो जिसके अराउंड आपका मूवमेंट रिवॉल्व कर रहा हो, करो या मरो का, तो डिफाइन कर देता है फ्रेमवर्क कि आप किस हद तक जा सकते हो। जब आपसे कोई कह देगा आप कर दो या आप मर जाओ, तो आपको पता है कि आप मरना ही एकमात्र ऑप्शन है, अगर करा नहीं तो इसका मतलब आप मरने से पहले जो कोई भी एक्टिविटी सोच सकते हो, दंगे करना, तोड़फोड़ करना, चोरी करना, यहाँ तक कि मर्डर करना भी, हथियार उठाना भी, सब कुछ इस मूवमेंट में किया गया था। और वो चीज़ कहीं ना कहीं टैसिटली अलाउ भी की गई थी बाय दी गांधी जी। ठीक है, बहुत अलग है कि स्टार्ट होते ही मूवमेंट को 8 अगस्त में ही 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी मेल लीडरशिप थी कांग्रेस की, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, सबको ब्रिटिशर ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन आम जनता तक ये मैसेज पहुंच चुका था कि अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आम जनता ने इस मूवमेंट में बहुत वायलेंट एक्टिविटीज़ भी की थी। ठीक है, तो देखो आगे यहाँ पे सुमित सरकार हैं, इनके बारे में ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है, जो कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री को लेके। तो इन्होंने भी बात की थी, दो द नीड फॉर नॉन वायलेंस वॉज ऑलवेज रीइटरेटेड, गांधीज मंत्र ऑफ डू और डाई रिप्रेजेंट द मिलिटेंट मूड ऑफ गांधी। तो ये काफ़ी बड़े हिस्टोरियन हैं उस समय के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के। इन्होंने भी कहा था कि ये जो मंत्रा है डू एंड डाई का, इसने साफ साफ दिखाया कि महात्मा गांधी भी अब कोई पीसफुल मूड में नहीं थे, उनका मूड भी मिलिटेंसी वाला था कि अब करो जो करना है। ठीक है, देखो क्या क्या हुआ था, जो ब्रिजेस थे उसको उड़ा दिया गया, रेलवे ट्रैक्स को उखेड़ फेंका, टेलीग्राफ लाइन्स तोड़ दी गई, रूट्स उखेड़ दिए गए, मतलब जो भी ब्रिटिश हेजेमनी को रिप्रेजेंट करती हुई चीज़ें थी उन सब चीज़ों को तोड़ा गया। सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा गया कि कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा ब्रिटिशर्स का, इसलिए भी तोड़ा गया क्योंकि वो सिंबॉलिक था ऑफ ब्रिटिश पावर। अगर एक रोड बना हुआ है जो अंग्रेजों ने बनवाया है, तो उसको इसलिए तोड़ा गया कि एक बात तो थी कि ठीक है रोड टूट जाएगा तो अंग्रेजों की जो रीइंफोर्समेंट है वो नहीं आ पाएगी। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि ये रोड अंग्रेजों को बना हुआ है, तो ये अंग्रेजों की हेजेमनी को और उनकी जो वहाँ पे सिंबॉलिक पावर है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको तोड़ के हम दिखाएंगे कि हम आपकी पावर से अब नहीं डरते हैं। ठीक, बाकी आपको ध्यान रखना है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी हैं, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। लास्ट ईयर आरएस के मेंस में भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स में। अब इसके बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बाकी उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, तो ये सारा नाम ध्यान रख लो क्योंकि इसमें से पूछ सकते हैं विच ऑफ दी लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो याद होगा तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इस मूवमेंट में, वो होता है पैरेलल गवर्नमेंट्स। मतलब ये कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारे लोकल जो सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, उन्होंने खुद की एकदम सोवरेन गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी, चैलेंज करने के लिए कि इस क्षेत्र के अंदर ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी नहीं चलेगी, इस क्षेत्र के अंदर चलेगी हमारी अथॉरिटी, हम जो नागरिक हैं इस देश के, भारत देश के। ठीक है, तो ये 3 पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी जो कि बहुत फेमस हैं। एक तो हुई थी बलिया के अंदर 1941 में अंडर द लीडरशिप ऑफ चिंटू पांडे, ध्यान रखना है। फिर होती तमलुक के अंदर जो कि मिदनापुर में है, 1942 से 44 चली थी, इसको कहते थे जातीय सरकार भी। ठीक, क्योंकि उड़ीसा वाले रीजन में थी। ठीक है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले रीजन में थी, तो इसलिए इसको जातीय सरकार कह देंगे। ये वाली यूपी वाले एरिया में थी चिट्टू पांडे के अंडर, एक और थी। बाकी ये सिमिलर चीज़ यहाँ पे हिंदी में है, बाकी हमने हिंदी में ही डिस्कस किया सब कुछ। ठीक, एक मिनट रुकिए। एक थी यहाँ पे सतारा में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे वाई बी चौहान एंड नाना पाटिल यहाँ पे इनकी लीडरशिप में थी। ठीक है, 1943 से 45 तक थी। ठीक, तो यहाँ पे कौन थी, सतारा के अंदर। ठीक है ना, और सतारा में लीडरशिप किसकी थी, वाई बी चौहान की प्लस नाना पाटिल। ठीक है ना, इनका आप ध्यान रखेंगे। बस ये चीज़ यहाँ पे है। और ये कब से चली थी, ये चली थी आपकी 43 से लेके 45 तक, मतलब सबसे कह सकते हैं एंड तक लास्ट की थी। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या है, बाकी सिमिलर थिंग्स हिंदी में यहाँ पे। फिर अपना आता है कि देखो कुछ यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं, किस किसने पार्टिसिपेट मूवमेंट में किया था। तो अगर इन कुछ सेक्शंस को छोड़ देते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको छोड़ के सबने किया था, अब हम क्या किस किसने किया था उसको याद करने बैठेंगे तो लिस्ट बन जाएगी 50-60 नामों की, बट हम ध्यान रखेंगे किस किसने नहीं किया था। ठीक है, तो पहली बात तो कम्युनिस्ट ने नहीं किया था, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यूएसएसआर जो था वो था एलाइड में, मतलब यूके के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये मूवमेंट था अगेंस्ट यूके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमने मूवमेंट किया था। यूएसएसआर यूके के साथ में लड़ाई कर रहे थे एलाइड फोर्सेस के साथ, और जो कम्युनिस्ट थे वो सपोर्ट करते थे यूएसएसआर के कम्युनिस्ट रजीम को, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी और जितने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे उन्होंने मूवमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। फिर आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का तो रहा था कि जो भी मूवमेंट जिसमें हेजेमनी होगी कांग्रेस की उसको अपोज ही करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे भी ऑब्जर्व किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पाकिस्तान डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, 23 मार्च 1943। बाकी हिंदू महासभा ने भी मूवमेंट को किया था बॉयकॉट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, बाकी इस मूवमेंट से रिलेटेड हमने जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने फैक्ट्स हैं, सबको कवर कर लिया है। इस मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। लीडरशिप भी देख ली, कॉजेज भी देख लिए, किसने पार्टिसिपेट किया था वो भी देख लिया, जो पहल गवर्नमेंट थी वो भी देख ली। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बने रहने के धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।